चलिए इधर देखिए, अंतिम क्लास तक हमने बिचौलिया कर लिया था, उसके बाद में हमने डेंगू कर दिया, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का देख लिया था, और बूंदी बरड़ किसान आंदोलन हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं अलवर किसान आंदोलन पर या अलवर रियासत पर, है ना। जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में किसान आंदोलन चल रहे थे, उस प्रकार से क्या है अलवर में चल रहे थे। अलवर का अधिकांश जो हिस्सा था ना, यानी कि 80% जो हिस्सा था वो कौन सा था? खालसा क्षेत्र का था। कौन सा था? लगभग 80% का जो हिस्सा था वो खालसा क्षेत्र का था। इसका मतलब जो आंदोलन होगा वो किसके खिलाफ होगा? राजा के खिलाफ होगा, सामंत के खिलाफ होगा नहीं। यहाँ पे सामंत भी हम देखेंगे बीच में, लेकिन अधिकतर जो किसान आंदोलन होंगे अलवर क्षेत्र के आसपास के, वो सभी राजाओं के अगेंस्ट में होंगे। तो सबसे पहली बात कि इस समय राजा कौन है, तो यहाँ पे राजा है जय सिंह। ठीक है, जय सिंह के बारे में कोई कुछ बता सकता है? एक बड़ी फेमस स्टोरी है इनके बारे में, जय सिंह जी के बारे में। हाँ, बता देता हूँ मैं। रोल्स रॉयल से संबंधित है, रोल्स रॉयल कार से संबंधित है इनका। बिल्कुल, हाँ। तो वो क्या है कि हाँ, यूरोपियन कंट्री में वो रनिंग कर रहे थे और रनिंग करते करते वो चले गए। तो रोल्स रॉयल क्या है कि ऐसे बेसिकली किसी को मिलती नहीं है, वो आपके ऑन ऑर्डर मिलती है, सारा हाथ से किया जाता है उसमें काम सारा, और उसके बाद में उसको पूरा मैन्युफैक्चरिंग बनाने के बाद में आपका बैकग्राउंड देखते हैं, उसमें बहुत सारी बाउंडेशन होती है, आप किसी को सेल नहीं कर सकते उसको, आपका रख रखाव कैसा है, कहाँ गाड़ी रहेगी, कैसे रहेगी, क्या मेंटेनेंस करना है, वो सब क्या होता है। लेकिन ये खरीदने गए थे तो इनको दी नहीं, और दी नहीं तो इन्होंने क्या किया, वापिस जब अलवर आए तो नगर निगम में वो गाड़ियाँ लगवा दी कचरे में। ठीक है, कचरे में लगवा दी, कचरा भरो और चलाओ। तो फिर उन्होंने वापस रोल्स रॉयस वालों ने कहा कि हमारी तो इस तरीके से बैंड बज जाएगी, तो आप क्या करें, गाड़ियों को वापस दे दें। तो जय सिंह उस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात है कि अलवर में 80% जो भूमि थी वो खालसा क्षेत्र की भूमि थी। अब यहाँ पर दो जगह हम आंदोलन पढ़ेंगे, एक तो नीमू चढ़ा में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन में। तो बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखनी है आपको कि नीमू चढ़ा में जितने भी आंदोलन होंगे ना, वो ध्यान रखना आपको किससे, राजपूत जाति से होंगे, राजपूत जाति से होंगे। और मेव आंदोलन जो होंगे, मेव किसान आंदोलन, ये मेव जाति से होगा। बहुत बढ़िया सर। अब ये मेव है कौन असल में? तो ये मेव कौन है? मुस्लिम है। और मुस्लिम कौन सा है सर? ये मुस्लिम, तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी कि ये परिवर्तित हम कह सकते हैं, ये परिवर्तित मुस्लिम है, यानी कि ये वो मुस्लिम है जो हिंदू से मुसलमान बने थे। ठीक है, तो इस आंदोलन में हम देखेंगे कि दूसरे जितने भी संघ है, मुस्लिम संघ है, वो इसमें इंटरफेयर करेंगे। और ये चलिए, तो हम सबसे पहले यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन में कौन से है, राजपूत किसान आंदोलन द्वारा चलाया गया था। और मेव किसके द्वारा चलाया गया था? मेव किसान आंदोलन द्वारा, मेव जाति द्वारा चलाया गया था। सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे नीमू चढ़ा किसान आंदोलन से। तो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, ध्यान रखिएगा कि अलवर के बानसूर और थानागाजी दो क्षेत्र आपको पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ के हैं। तो बानसूर और थानागाजी में किसान थे, उन्होंने ये चलाया था। और ये भी बात ध्यान रखना, जिस तरीके से भूमि बंदोबस्त हुआ था, फ्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया था, लैंड सेटलमेंट, उसी प्रकार से यहाँ पे 1924 में एन.एल. टिक्को ने भूमि बंदोबस्त किया था। और उसने क्या किया था, भू राजस्व 40% तक बढ़ा दिया था। जितना भू राजस्व था पहले उसका 40% और उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया था। और जो ब्राह्मण और राजपूत थे ना, उनके विशेष अधिकार मिले हुए थे कि भाई ब्राह्मणों में कोई कर नहीं लगेगा जो उनकी चारागाह भूमि होगी, या और राजपूतों के कुछ विशेष अधिकार थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जिससे क्या हो गया कि ब्राह्मण और राजपूत वैसे नाराज हो गए, और 40% जो दूसरा टैक्स लगाया उससे अन्य किसान जो थे वो वैसे ही परेशान हो गए। और इसमें मुख्य नेता का नाम पूछा जाए तो एक हिमादो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये मैं जो कह रहा हूं कि राजपूत आंदोलन द्वारा, राजपूत जाति द्वारा चलाया गया था, तो ये सब आ रहा है, सिंह सिंह आ रहे पीछे। इसका मतलब ये क्या है, नीमू चढ़ा में राजपूत जाति द्वारा चलाया। चलिए, यहां तक सबसे पहले अपन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए नीमू चढ़ा किसान अलवर किसान आंदोलन, उसके बाद में लिखिए इसमें
या आपने मेरे को वापस याद, प्रदीप जी से बात हुई आपकी? हाँ, क्या कह रहे हो? राजा जय सिंह, राजा जय सिंह। दूसरी लाइन लिखिए, अलवर रियासत में 80% भूमि खालसा थी। खालसा मैंने कल समझा दिया आपको, खालसा क्या होता है। अलवर रियासत में 80% भूमि खालसा थी। फिर आप एरो बना के ये दोनों लिख लीजिए, नीमूचाणा किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। लिख लिया? लिखिए जल्दी, नीमूचाणा किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। ब्रैकेट में लिख लीजिए, राजपूत किसानों द्वारा और मेव किसान द्वारा। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, हेडिंग डालिए नीमूचाणा किसान आंदोलन। इसमें पहली लाइन लिखिए, अलवर रियासत के बानसूर व थानागाजी क्षेत्र के, अलवर रियासत के बानसूर व थानागाजी क्षेत्रों के राजपूत किसानों द्वारा चलाया गया। अलवर रियासत के बानसूर व थानागाजी, ये लिखा हुआ है। बानसूर व थानागाजी क्षेत्रों के राजपूत किसान द्वारा चला गया। 1924 में एनएल टिक्को, एनएल एनएल टिक्को ने भूमि बंदोबस्त किया, ने भूमि बंदोबस्त किया जिसमें भू राजस्व 40% बढ़ा दिया और ब्राह्मणों एवं राजपूतों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। कितने ही एग्जाम में माधो सिंह के बारे में पूछा गया है, गोविंद सिंह के बारे में पूछा गया है, गंगा सिंह के बारे में पूछा गया है। तो डायरेक्ट पूछा है कि माधो सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है ना, या निम्न में से अलवर किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नाम आ रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मुख्य नेता का नाम लिखिए, माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। लिख लिया? अब सुनो,
क्या है कि जब तक हम किसी के राष्ट्रीय आंदोलन को या फिर किसान आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पर नहीं पहुंचाएंगे तब तो कोई बात बनेगी नहीं। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि नीमूचाणा में कोई किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है? तो उस समय क्या हो रही थी, इनकी किस्मत से क्षत्रिय महासभा का गठन हो रहा था। ठीक है, क्षत्रिय महासभा यानी कि सारे राजपूत वहां पे इकट्ठा हो रहे थे, और इकट्ठा हो रहे थे तो इन्होंने सोचा यार कि हम राजपूत महासभा में क्या करें, क्षत्रिय महासभा में क्या करें, इस बात को रखें। तो इन्होंने वहां पे भाग लिया, क्षत्रिय महासभा में भाग लिया। अब क्षत्रिय महासभा तो क्या है, राष्ट्रीय लेवल पर हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात कैसे पहुंचेगी, तो हम क्या करेंगे कि एक पेम्पलेट छपवाएंगे, और उस पेम्पलेट का नाम क्या रखेंगे, पुकार। क्या नाम रखेंगे, पुकार। और पुकार हम नाम रख के उस पेम्पलेट में सारी चीजें लिखेंगे, और लिखने के बाद हम लोगों को बताएंगे कि नीमूचाणा में ये समस्या हो रही है और क्या क्या मांगे हो रही है। तो उसमें मांगे में ध्यान रखना कि उसमें ये कहेंगे कि भाई नीमूचाणा में सबसे पहले क्या कम किया जाए, भू राजस्व में कमी की जाए, उसके बाद में बेगार में कमी की जाए, चराई कर में कमी की जाए। ये तीनों चीजें मैंने आपको पहले समझा दी है। फिर माफी भूमि पर लगाई रोक हटाई जाए, मतलब माफी भूमि वही जो राजपूतों और ब्राह्मणों को जो दी गई थी माफी के रूप में कि भाई हाँ आप पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ये हम उत्तर वैदिक काल से देखते आ रहे हैं इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर ये कर हटाई जाए। फिर है आरक्षित क्षेत्र में कमी की जाए, ठीक है। और तीसरा है जंगली सुअर को मारने की अनुमति दी जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं और जंगली सुअरों को मारने के लिए इन्होंने क्यों पेशकश की थी? कौन बताएगा? आरक्षित क्षेत्र के बारे में कौन बताएगा? हाँ, नहीं, आरक्षित क्षेत्र हमेशा आरक्षित क्षेत्र वही नहीं होता है। बाहुबली याद आ गई, दिखे आपको। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आरक्षित क्षेत्र में कमी की जाए, यानी कि राजा के पास कुछ ऐसी भूमि थी। देखिए अलवर में हम जब पेंटिंग्स पढ़ते हैं अलवर की, तो अलवर की पेंटिंग्स में एक विशेषता पढ़ते हैं कि वहां पे शिकार के चित्र ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है, शिकार के चित्र बन रहे हैं। देखिए चित्र उसी के बनाए जाते हैं जहां पे कोई ना कोई दृश्य देखा जा रहा है। ठीक है, कवि की कल्पना या चित्रकार की कल्पना वहीं तक पहुंचती है। तो आरक्षित क्षेत्र में क्या हो रहा था कि राजा के पास ऐसी भूमि थी जहां पे वो उस क्षेत्र के आसपास जितने भी जंगली जानवर थे उनका शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करते थे। और वो थी कि भाई आरक्षित जितनी भी, अब किसान ये कह रहे हैं कि अगर आप आरक्षित जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी कमी कर दो या फिर आरक्षित क्षेत्र हमें दे दो, तो हम क्या करें, उस पर बुआई करें, और बुआई करेंगे तो हमारे आपकी टैक्स आपके इकट्ठा होगा, हमारे को भी सभी जो खाद्यान्न फसल है बहुत सारी मिल जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, तो आप कम कर दो। राजा इस बात का नहीं माने। दूसरा ये कि जंगली सुअर, चलो ठीक है वो आरक्षित क्षेत्र है, और जंगली सुअर क्या होता है, बहुत खतरनाक प्राणी होता है। एक तो फसलों को बिगाड़ देता है, ठीक है, तो ये किसान इस चीज से भी परेशान थे। दूसरा क्या है, जंगली सुअर, शेर भी उसका शिकार करता है ना, तो एक बार तो शेर को भी पटक दे वो, क्योंकि इतना बलशाली भी होता है वो, और उसमें प्रकृति ऐसी होती है कि उसका जो शरीर होता है, कद होता है, वो अच्छा खासा होता है। तो जंगली सुअर को मारने की इसीलिए कहा था कि वो जो फसल थी किसानों की वो बिगाड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा या तो आरक्षित क्षेत्र में कमी कर दो आप, या आरक्षित क्षेत्र से बाहर जो भी सुअर, क्योंकि जंगल आप आरक्षित क्षेत्र में यूं तो है नहीं कि आपने कोई बाढ़ लगा रखी है, बाहर नहीं कोई बाउंड्री बना रखी है, तो इससे वो जंगली सुअर बाहर नहीं आएंगे, जंगली सुअर तो आएंगे, जानवर है वो। तो अब ये यही बात है। अब राजा ने कहा कि नहीं ये काम तो नहीं होगा, और ये काम नहीं होगा, राजा ने मना कर दिया। और राजा कह रहा है कि ये काम हो कहां से रहा है, मतलब ये कि राजा ने सोचा अगर किसान आंदोलन भड़क गया तो समस्या पैदा हो जाएगी, और समस्या पैदा हो जाएगी, अब ये किसान कर कहां से रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों के पास जब तक हथियार है, और हथियार है तो वो किसान आंदोलन करने के लिए सक्षम है, तो इनको क्या करो, एक तो इसको हथियार पर रोक लगा दो पूर्णतया। राजा ने वही किया कि राजा ने किसानों को हथियार लगाने पर रोक लगा दी। दूसरा, अगर आपके पास हथियार है, ठीक है चलो हथियार भी आपने ले लिए, लेकिन अब ये बात आई कहां से है, तो उनको पता चला क्षत्रिय महासभा की क्या हो रही है, संगठन हो रहा है और सभा हो रही है, और वहां पे इन्होंने क्या किया है, पुकार नाम से पर्ची बांटी है। तो अब ये सोचा समस्या वहां से इकट्ठी हुई है, तो अब समस्या वहां से इकट्ठी हो रही थी, इनको क्या करो, सभा करने पे भी रोक लगा दो। तो राजा ने क्या किया, एक तो हथियार रखने पे इन पे रोक लगा दी, और दूसरा सभा करने पर भी रोक लगा दी। और फिर इन्होंने क्या किया, रियासत थी उन्होंने अब रोक लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब रियासत ने जनरल रामभद्र ओझा को किसानों से बात करने के लिए भेजा, लेकिन इसका कोई परिणाम निकला नहीं, किसान माने नहीं। अब वो राजा एक बार सोच रहे थे कि चलो किसानों की कुछ ना कुछ बात की जाए, और इस पर किसानों से कुछ बात की जाए, और बात करने के साथ में कोई समाधान निकाला जाए, लेकिन इस पर कोई समाधान नहीं निकला। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन नोट कीजिए इसमें। नेक्स्ट, मुख्य नेता तक कर लिया, अब नेक्स्ट लाइन लिखिए, किसानों ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करना,
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया और पुकार नामक पर्चा बांटा। सेम लाइन लिख दीजिए जो लिखी हुई है। क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। फिर लिखिए प्रमुख मांगे। मैं बोलता हूं, आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए ना, देख कर लिखेंगे टाइम लगेगा। चलिए पहला लिखिए प्रमुख मांगों में भू राजस्व में कमी, भू राजस्व में कमी। दूसरा बेगार में कमी, भू राजस्व में कमी, बेगार में कमी। तीसरा चराई कर में कमी, चराई कर में कमी। नेक्स्ट लिखिए माफी भूमि पर लगाई रोक हटाई जाए, माफी भूमि पर लगाई रोक हटाई जाए। आप मुझे मैसेज करना या तो दिन में 1 बजे के आसपास, या फिर अगर 1 बजे भी मैं नहीं देखूं या कोई रिप्लाई नहीं हो तो आप मुझे करना शाम को 10 बजे बाद, ठीक है? 10 बजे, हाँ 10 बजे बाद ही फ्री रहते हैं। मतलब फोन देखने का टाइम वही है, नहीं टाइम नहीं, मैं फोन नहीं देखता हूँ, सच बात तो है। अब क्या फोन देखने में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन है, ये फोन क्या अवॉइड हो सके जब तक। नेक्स्ट माफी भूमि में आरक्षित क्षेत्र में कमी की जाए और अंतिम लिखिए जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट लाइन लिखिए राजा ने किसानों के हथियार रखने पर तथा सभा करने पर रोक लगा दी। राजा ने किसानों के हथियार रखने तथा सभा करने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट लाइन है रियासत ने जनरल रामभद्र ओझा को किसानों से बात करने के लिए भेजा लेकिन कोई हल नहीं निकला। लिख लिया, लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी। लिख लिया बड़ा। अब समझिए, देखिए एक बार, अब क्या होता है कि हर बार मैंने जिस प्रकार से कहा था आपको सभा जहां पे भी होगी, ठीक है, वहां पर कुछ न कुछ कांड होना स्वाभाविक है, बात की थी हमने। और यहाँ पर भी सेम हुआ, ठीक है। अगर सभा हो रही है तो नीमूचाना में कोई ना कोई कांड होगा, और कांड क्या हुआ कि नीमूचाना क्या हो गया, हत्याकांड, ठीक है। नीमूचाना हत्याकांड हो गया तो हुआ क्या सर इसमें, इसमें क्या हो गया, एक व्यक्ति को भेजा राजा ने और उसका नाम क्या था, छाजू सिंह। क्या नाम था, छाजू सिंह नाम था। इस छाजू सिंह ने क्या किया, फायरिंग का आदेश दे दिया, और फायरिंग के आदेश दिए तो यहाँ पर जो सभा हो रही थी किसानों में, उस किसानों में 156 किसान जो थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। इतने समय तक हम एक दो किसानों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 56 किसान, 156 किसान क्या हो गया, शहीद हो गए। इसकी खबर क्योंकि अब इतने बड़े लेवल पर हुई है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बात जानी चाहिए। तो यही हुआ, महात्मा गांधी के पास ये बात पहुंची और गांधी के पास बात पहुंची, उनका एक
पेपर चलता था, यंग इंडिया। और इस यंग इंडिया में इन्होंने क्या किया कि ये भाई दोहरी डायरशाही है। क्या है ये? अभी दोहरी डायरशाही क्या है कि भाई जलियांवाला बाग में तो क्या हुआ, जनरल डायर ने किया था, ठीक है, फायरिंग की थी, लेकिन अब यहाँ पे तो लगता है कि दो दो डायर हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा था ये क्या है, दोहरी डायरशाही है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो हत्याकांड है इसकी क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की जाती है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना कर रहे हैं। लेकिन आपको जब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं, तो वो क्या किसको कहते हैं, मानगढ़ धाम को। प्रश्न समझ में आ रहा है? इस तरीके से एग्जाम आपको कंफ्यूज करेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना किससे की जाती है, तो नीमूचाणा हत्याकांड से की जाती है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो मानगढ़ है। दोनों प्रश्न में डिफरेंट है। ठीक है, बस यही तो बात लिखी, यहाँ पे लिखी हुई है। नीमूचाणा हत्याकांड कब होता है, 14 मई 1925 को। ठीक है, समझ लीजिए। पहले छाजू सिंह यहाँ पे आता है, फायरिंग करता है और फायरिंग में 156 किसान शहीद हो जाते हैं। महात्मा गांधी अपने पत्र है यंग इंडिया, इसमें इसको दोहरी डायरशाही कहते हैं। वहीं पर रियासती समाचार जो पत्र है इसकी तुलना क्या करता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से करता है। तरुण राजस्थान पत्रिका, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तरुण राजस्थान पत्रिका इसमें 31 मई 1925 में सचित्र वर्णन कर रहा है, इसमें फोटो छपा है इसका। ठीक है, तो इस घटना का सचित्र इसने वर्णन किया है। राजस्थान सेवा संघ का एक आयोग बैठेगा, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। इसमें 3 व्यक्ति आते हैं, कौन कौन आते हैं, लादूराम जोशी, कन्हैयालाल कालिंद्री और हरिभाई किंकर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये तो राजस्थान सेवा संघ से आ गया, और मैंने हर बार बताया आपको कि अगर कोई राजस्थान सेवा संघ से आ रहा है, इसका मतलब कहां से आ रहा है, किसानों की तरफ से आ रहा है, और किसानों से तरफ से आ रहा है, इसका मतलब एक ना एक रियासत की तरफ से भी आएगा। लेकिन आप इसमें देखिए, नाम ध्यान रखिए, क्या नाम लिखा हुआ है, छाजू सिंह। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रियासत भी अपना आयोग बना के भेजेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस आयोग में जो एक जांच अधिकारी था वो कौन था, छाजू सिंह। तो रियासत ने एक छाजू सिंह को भी यहाँ पे बहाल दिया। मणिलाल कोठारी आयोग बनता है। मणिलाल कोठारी देखिए, गांधी जी के 2 पीए थे। ठीक है, एक मणिलाल कोठारी है जो इसके पॉलिटिकल काम सारे देखता है। तो मणिलाल कोठारी को इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाकर भेजा, और इसके सचिव रामनारायण चौधरी अपने फ्री बैठे थे। और कहाँ चला रहे, बेंगू किसान आंदोलन चला रहे थे। बताया मैंने आपको, 1927 में राजस्थान जो सेवा संघ है वो उसका विघटन हो गया, और उसके बाद में वो फ्री थे। तो इनको यहाँ पे रामनारायण चौधरी को बताया, और पहली बार इस घटनाक्रम को हत्याकांड किसी ने कहा है, तो वो किसने कहा है, रामनारायण चौधरी ने। ये प्रश्न भी आ सकता है, नीमूचाणा, और आया भी है ये प्रश्न, नीमूचाणा हत्याकांड को किस व्यक्ति ने सबसे पहले हत्याकांड का दर्जा दिया या कहा। ठीक है, तो किसने कहा था, ध्यान रखिएगा, रामनारायण चौधरी। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हत्याकांड इन्होंने कह दिया, रामनारायण चौधरी ने। तो अब रियासत की तरफ से बेसिक सी बात है, कोई जांच आयोग बैठेगा, और जांच आयोग बैठाया, पहला व्यक्ति है सुल्तान सिंह, दूसरा रामचरण, और तीसरा वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, फायरिंग के आदेश किया था। तो रियासत में तो भाई बेसिक से पहले से बात है, कोई निर्णय पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए 1925 18 नवंबर को राजा और किसान दोनों ने समझौता कर लिया। ठीक है, दोनों ने समझौता कर लेते हैं, और शहीदों को 128 रुपए दिए। अब 128 आज की डेट में तो बहुत कम है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो एक तरीके से राजा ने कहा कि जो भी इस घटना में शहीद हुए हैं उनको 128 रुपए हर्जाना दिया जाएगा, और साथ में ही जिनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। ठीक है, और वापिस क्या कर देंगे, जो पुरानी भूमि बंदोबस्त है इसको हम वापिस अमल में ले आएंगे। समझ में आ रही है स्टोरी? चलिए नोट करिए इसको, यही से नोट करना आता। देखिए पहली लाइन, अच्छा मांगे वगैरह लिखनी है? नहीं, मांगे तो लिख ली थी ना, ये लिख लिया। इसके बाद तो यही है, नीमूचाणा हत्याकांड। अच्छा, यहीं से लिखिए फटाफट।
गलत मत लिखना। अगर यहाँ पे नहीं सेट हो रहा है तो मैं बोल के लिखा देता हूँ, है ना। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, है ना, तुलना को। ये तुलना है, इसको अंडरलाइन कर लेना। और वहां पे नीचे एक लाइन और लिख लेना कि राजस्थान का जलियांवाला बाग नोट करके, ताकि दोनों यहीं पे क्लियर हो जाए, या कहीं ऊपर इसके साइड में अगर लिख लिया है तो उसके बाद जिक्र है तो नोट कर लिखना कि मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं और इसकी तुलना इससे की जाती है। लिख लिया। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी आयोग बनाया गया, यहाँ से लिखिए फटाफट।
लिख लिया? देखो जल्दी जल्दी। कंप्लीट? चलिए अब हम आ जाते हैं मेव किसान आंदोलन पर। सुनिए, अलवर के 3 ऐसी स्थान थे जहां पर यह मेव किसान आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? पहला रामगढ़ में, दूसरा लक्ष्मणगढ़ में और तीसरा किशनगढ़ में। और ये तिजारा का जो आसपास क्षेत्र है, खैरतल तिजारा अभी एक नया जिला भी बना था, तो खैरतल तिजारा के आसपास का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। इनकी मांग क्या थी? तो देखिए, मांग इनकी बड़ी विशेष थी। सब किसान आंदोलन से हम इसमें अलग पड़ेंगे। पहली बात यह थी कि अकाल के समय जो भू राजस्व था उसमें छूट दी जाए, क्योंकि हमारे पहले ही कोई पैदावार नहीं हो रही है, तो हम क्या करें, इसमें किस प्रकार से आपको टैक्स पे करें। दूसरा है आयात निर्यात कर। ये कोई मुझे समझा सकता है कि आयात निर्यात कर में क्या बात थी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या समस्या थी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 1857 की क्रांति में भी शायद मैं समझा चुका हूं, है ना? आयात निर्यात पे क्या समस्या थी भाई? इसका मतलब पढ़ाई चल रही है आपको। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। आयात निर्यात कर में क्या दिक्कत थी कि भाई ये क्या करते हैं कि जो इंग्लैंड से जितना भी सामान आ रहा है, ठीक है, उस पे तो क्या है, टैक्स लेते हैं कम। ठीक है, अब टैक्स कम लेंगे, इसका मतलब इंग्लैंड का जितना भी सामान होगा वो कम रुपए में मिलेगा। लेकिन जो इंडियंस जितनी भी थी, यानी कि भारतीय वस्तु जितनी भी थी, उस पर इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई इंग्लैंड से चीज आ रही है, यानी कि 50 रुपए की आ रही है, तो इस पे ये टैक्स जस्ट डबल कर देंगे, तो वही वस्तु जो यहाँ पे 50 रुपए मिल रही है, वो इंडियन जो वस्तु होगी वो क्या मिल रही है, 100 रुपए मिल रही है। तो आयात निर्यात में इनमें इतना डिफरेंस था। ठीक है, फिर यही कि बेकार में कमी की जाए। चौथा ये है कि जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए जब्त की गई भूमि की क्षतिपूर्ति की जाए। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए, जितने भी सार्वजनिक काम हो रहे हैं वहां पे, यानी कि कोई नया भवन बनाना हो गया या किसी प्रकार की कोई देखिए कोई मैनेजमेंट का काम हो गया, तो वहां पर क्या कर रहे हैं कि इनसे भूमि जब्त की गई है। अब जब्त तो की गई है, ठीक है, मान लीजिए आपके गांव है और वहां से ये हाईवे निकल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 50 फीट का है हाईवे, तो 50 फीट का नहीं होता, ज्यादा होता है, पर ये 50 फीट की एक सड़क निकल रही है, उसकी बात कर लेते हैं। सरकार ने कहा कि इस सड़क को हम क्या करेंगे, 25 फीट इधर और बढ़ाएंगे, 25 फीट इधर और बढ़ाएंगे, टोटल ये कितना है, 100 फीट का रास्ता हो जाएगा। अब 100 फीट का रास्ता होगा तो बेसिक सी बात है, कहीं किसी न किसी खेतों से निकल रहा होगा, किसी न किसी घरों से निकल रहा होगा। बड़गांव का एग्जाम्पल है। तो अब जैसे कि यहां से अगर कोई सड़क वापस निकल रही है, तो यहां पर जिसके मकान होंगे वो टूटेंगे, जिसका खेत होगा वो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सड़क टूट रही है, मकान टूट रहे हैं, तो आपको क्या मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कहीं इसका मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा मिलना चाहिए इसका मतलब पैसा भी आपके पास आएगा, तो आप वापस जमीन देंगे। तो सरकार क्या कर रही है कि ये जो कह रही है, विकास के काम में जितना भी आपकी भूमि ली जा रही है उस पर आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
तो सार्वजनिक कार्य, वही सार्वजनिक कार्य होगा, सार्वजनिक सड़क बन रही है तो सार्वजनिक सड़क बन रही है, किसी पर्सनल है। तो सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए जब्त जितनी भी की गई थी उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। सरकार जो राजा थे वो दे नहीं रहे थे, तो इनकी तीसरी मांग ये थी। अब यहाँ पर कुछ नेता निकल के आते हैं, जिसमें यासीन खान, सैयद बिक नारंग और मोहम्मद अली। तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है कि मैं मुस्लिम द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसी जो संघ है वो इनसे जुड़ते हैं। अंजुमन खातिल उल इस्लाम और जमीयत तब्दील उल इस्लाम, ये दो संगठन थे। इन दोनों संगठनों में ये इसमें जुड़ जाते हैं। अब आपको जमीयत तब्दील उल इस्लाम, इसके बारे में कोई जानता है? इसको हम एक नाम से और जाते हैं, तबलीगी जमात। किसी ने सुना है इसके बारे में? कोई जानता है? नहीं। तबलीगी जमात कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा, नाम सुना होगा, सुना होगा आपने 2020 के आसपास नाम सुना होगा, जब कोरोना का समय चल रहा था। और तबलीगी जमात उस समय क्या कर रहे हैं कि सब दिल्ली के एक मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और वहां से जो कोरोना जो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में था, उसके बाद में तबलीगी जमात के कारण क्या हो जाता है, गांव गांव में फैल जाता है। पता हो आपको, तो फिर पुलिस गई थी, उनको अरेस्ट किया था, ठीक है ना। फिर वो क्या, तब तक तो लोग बाग वहां से निकल चुके थे, तो दूसरे देशों से भी आए थे। तो उतने भयंकर विध्वंस के कारण भी एक प्रमुख कारण ये भी है, ये संगठन भी है, ठीक है। तो ये था। अब ये जब भी ये संगठन मिला और किसानों के साथ मिलने लगा, तो ये क्या हो गया, सांप्रदायिक हो गया। अब सांप्रदायिक का मतलब ये होता है कि किसी जाति विशेष के लिए ये कार्य हो गया। अब सांप्रदायिक में इन्होंने क्या मांगे रखी? तो पहली बात ये रखी कि भाई आप उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, जबकि जय सिंह ने पहले ही हिंदी भाषा को मान्यता दे दी थी कि हिंदी भाषा में सारा कार्य होगा। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि जो उर्दू है उसको, इसका मतलब एक वर्ग विशेष के लिए काम हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो, कि जो इतनी मस्जिद है उस पर सरकार का कोई इंटरफेयर ही नहीं हो। और तीसरा क्या हो गया, नौकरियों में मुस्लिमीकरण किया जाए, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको नौकरियों में लिया जाए। अब बेसिक सी बात है, किसान इनसे नाराज हो गए और किसान कह रहे हैं कि ये तो आप आपकी बात कर रहे हो, हमारी बात कहाँ है इसमें, ठीक है। अब ये जो आंदोलन है ये बढ़ गया, किसानों में बढ़ गया अलग और मुसलमानों में अलग बढ़ गया। और किसानों ने उस समय क्या किया कि किशनगढ़ के जो नाजिम थे, ठीक है, किशनगढ़ के जो नाजिम थे उस पर आक्रमण कर दिया। हमने तीन चीजें पढ़ी थी यहाँ पे, पहला रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़। जो किशनगढ़ जो स्थान था उसके नाजिम जो थे उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और वहां पे हिंसा हो गई। और वही उसी प्रकार से जब ये हिंसा हुई, सब कुछ कार्य हुआ, तो रियासत ने एक जांच आयोग बिठाया और उसमें कौन थे, कृष्णपाल अली, गणेशी लाल और दुर्जन सिंह, ठीक है। और यासीन खान के कहने पर किसानों ने द्वारा आयोग का बहिष्कार कर दिया। ये तो आयोग रियासत की तरफ से आए थे, लेकिन रियासत के आने के बाद में यासीन खान जो है उसने कहा कि इसका रियासत का जांच आयोग का बहिष्कार किया जाए और इसको क्या कर दिया जाए, मूव ऑन कर दिया जाए। इस कारण से जो हिंसा थी वो ज्यादा भड़क उठी और हिंसा भड़कने के साथ में ही क्या कर दिया, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर जय सिंह यहाँ रहेगा तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगा, तो जय सिंह को क्या कर दो, पेरिस भेज दो, ठीक है। तो लास्ट में वही हुआ कि जय सिंह दंगे 1933 में भड़क गए और जय सिंह को यहाँ से कहाँ भेज दिया, पेरिस भेज दिया। तो लिखिए, नोट करिए, मैं किसान आंदोलन, पहली लाइन में बोल रहा हूं वो लिखिए आप। अलवर रियासत के, अलवर रियासत के रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ व तिजारा क्षेत्र में, व तिजारा क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ, यह आंदोलन हुआ। और मैं आंदोलन पढ़ रहे हैं तो बेसिक सी बात है, किसने किया होगा, मैं मुस्लिम लोगों ने किया होगा, ठीक है। दूसरी लाइन लिखिए, प्रमुख मांगे, और प्रमुख मांगों में पांचों बात लिख लीजिए जो लिखी हुई है। पहला है अकाल के समय भू राजस्व में छूट, दूसरा है आयात निर्यात कर, तीसरा है बेगार कमी, जंगली सुअर को मारने की अनुमति, और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए जब्त की गई भूमि की क्षतिपूर्ति हो। फटाफट से लिख लीजिए।
क्या? लिख लिया? ठीक है, मुख्य नेता लिख लीजिए, यासिम खान, शहीद बिग नारंग और मोहम्मद अली। देख लिया? चलिए नेक्स्ट। सेम लाइन लिखिए, अंजुमन खातिम उल इस्लाम और जमीयत तब्दील उल इस्लाम। जैसे आपके इसमें इस तरह पूछेंगे तो नहीं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना आप कि ये मोहम्मद हादी जो था, ठीक है, इसने इस संगठन को बनाया था, और मोहम्मद इलियास इसने इस संगठन को बनाया था। आप तो यही नोट कर लीजिए खाली एक बार। अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तब्दील। फिर धार्मिक आंदोलन की धार्मिक मांगे, मांगे करके तीनों मांग लिख लीजिए। ये मांग लिखने के बाद में आगे मैं लिखाता हूं आपको, है ना, मांगे लिख लो एक बार। लिख लिया? लिखिए, इन मांगों के कारण, नेक्स्ट लाइन, इन मांगों के कारण आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। इन मांगों के कारण आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। वह किसानों ने वह किसानों ने वह किसानों ने किशनगढ़ के नाजिम पर आक्रमण कर दिया। वह किसानों ने किशनगढ़ के नाजिम पर आक्रमण कर दिया। फिर भी रियासत का जांच आयोग करके तीनों नाम लिखिए। तीनों नाम लिखने के बाद मैं वापस आगे लाइन दिखाता हूं।
गजनफर अली, गणेश लाल और दुर्जन सिंह। लिख लिया? लिख लिया? चलिए लिखिए अगली लाइन। यासीन खां के कहने पर, यासीन खां के कहने पर किसानों ने आयोग का बहिष्कार कर दिया। किसानों ने आयोग का बहिष्कार किया। आयोग ने किसानों ने आयोग का बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट लाइन लिखिए। 1933 में 1933 में तिजारा में दंगे भड़क गए। तिजारा में दंगे भड़क गए। तिजारा में दंगे भड़क गए। अंग्रेजों ने, कंटिन्यू करना इसी लाइन को, अंग्रेजों ने जय सिंह को हटाकर, जय सिंह को हटाकर पेरिस भेज दिया। पेरिस भेज दिया। मेवात में, मेवात क्षेत्र कहलाता था ये, तो मेवात में, नेक्स्ट लाइन है ना, मेवात में विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी। विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी। ठीक, तो ये अपने पूरा क्या हो जाता है, अलवर किसान आंदोलन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने नींबू चना हत्याकांड देख लिया, नींबू चना आंदोलन देख लिया, मेव किसान आंदोलन देख लिया। फटाफट से इसका रिवीजन कर ले, या समझ में आ गया ये पूरा? चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है इधर, है ना। अलवर किसान आंदोलन हमने प्रारंभ किया। इसमें मैंने आपको बताया था ये अलवर जो है खालसा क्षेत्र के खिलाफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 80% जो भूमि है इसमें खालसा है। फिर मैंने आपको कहा था यहाँ पे दो प्रकार के जो है किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नींबू चढ़ा, दूसरा पढ़ेंगे मेव आंदोलन। अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक राजपूत जाति द्वारा हो रहा है और एक मेव किसान आंदोलन मेवों द्वारा हो रहा है। और मेव कौन है? मुस्लिम्स है। इनकी किस्मत अच्छी थी नींबू चढ़ा वालों की, राजपूतों की, क्योंकि उस समय क्षत्रिय महासभा का गठन हो रहा था। तो इन्होंने सोचा हम वहां चले जाते हैं और वहां जाने के बाद में हम ये जो नींबू चढ़ा आंदोलन है इसको राष्ट्रीय रूप दे देंगे। और वहां जाने के बाद इन्होंने क्या किया? पुकार नामक पर्चा बांट दिया। जब पर्चा बांटा तो इन्होंने, राजा ने सोचा कि अगर किसान आंदोलन भड़क गए तो मेरे समस्या हो जाएगी, और समस्या हो जाएगी तो मैं क्या करूं, इनके सभा पर और इनके हथियार पर रोक लगा दूं। और इनकी मांगे क्या थी? कि मांगे ये थी कि सबसे पहले तो बेकार कम किया जाए, फिर इनमें टैक्स जो था वो कम किया जाए, कम करने के साथ में ही जो जंगली सुअर थे उनको मारने पर अनुमति दी जाए। उसके बाद में जो आरक्षित क्षेत्र है उस पर भी कमी की जाए। माफी भूमि जो थी, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मणों पर जो रोक लगा रखी थी हटा दी। ठीक है, उनको विशेष अधिकार दे रखे थे जो हटा दिए। तो इस पर क्या राजा नाराज हो गए और रामभद्र ओझा को किसानों से कहा कि भाई बात कर लो एक बार, अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो ठीक है। तो इस पर कोई बात बनी नहीं। उसके बाद में हम आ जाते हैं, यहाँ पर सभा हुई, फिर सब कुछ हुआ। फिर ये अगर कोई सभा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक हत्याकांड होना स्वाभाविक है। यहीं पर छाजू सिंह की नियुक्ति की जाती है, वो फायरिंग करवाता है, 156 किसान शहीद हो जाते हैं। जब शहीद हो जाते हैं तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। उसमें इन्होंने क्या कही? दोहरी डायरेक्शन प्रश्न पूछा हुआ है ये, ठीक है, काफी बार पूछा हुआ है कि किस किसान आंदोलन में, किस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? दोहरी डायरेक्शन कहा था। तो दोहरी शाही किसको कहा जाता है? नींबू चढ़ा हत्याकांड को। ठीक है, और कब होता है? तो 1925 में ये होता है, मई में 14 को। ठीक है, उसके बाद में जो रियासत से समाचार पत्र निकलता है, रियासत समाचार पत्र जो निकलता है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना है। उसके बाद में जब तरुण राजस्थान पत्रिका निकलता है तो उसमें सचित्र इसको वर्णन कर देते हैं। राजस्थान सेवा संघ का आयोग बैठता है, इसका मतलब किसानों से बैठ रहा है। लादूराम जोशी, कन्हैयालाल कालेंद्री और हरिभाई किंकर इसमें आयोग में बैठते हैं। इसका मतलब राजा से आना भी आयोग स्वाभाविक था। तो राजा से जब भी आयोग बना तो सुल्तान सिंह नामचरण और एक विशेष व्यक्ति छाजू सिंह की इसमें नियुक्ति कर दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात पहुंची तो मणिलाल कोठारी आयोग बनता है और इसके सचिव कौन है? रामनारायण चौधरी। उसके बाद में रामनारायण चौधरी ने पहली बार जब इस हत्याकांड के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बहुत खतरनाक हत्याकांड है, और इस हत्याकांड की उपमा किसने दी है? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है,
18 नवंबर 1925 को इतना प्रेशर बनता है तो राजा किसानों से संधि कर लेता है, यानी कि समझौता कर लेता है, और शहीदों को कहता है कि मैं आपको 128 रुपए हर्जाना दे दूंगा और गिरफ्तार जितने भी किए हुए हैं उन सबको रिहा कर देंगे। ठीक, फिर पुराना भूमि बंदोबस्त जो था वो पुनः लागू कर दिया जाता है। एक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन दूसरी स्टोरी और यहाँ पे चल रही है मेव किसान आंदोलन की। और मेव किसान आंदोलन में कहां कहां पर तीजाराम में, किशनगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में और रामगढ़ में आंदोलन बढ़ जाते हैं। इनकी मांग क्या थी कि जंगली सुअर को मारने की अनुमति। पहले आप देखना, समझना इस बात को कि जब तक ये दोनों संगठन, कौन से संगठन, अंजुमन खादिम और इस्लाम और जमीयत तब्दील और इस्लाम, जब तक ये दोनों संगठन इससे नहीं जुड़ेंगे उससे पहले हम समझ पा रहे हैं कि ये किसानों के फेवर में चल रहा है। बिल्कुल बात चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते ही मांग बढ़ जाएगी। अब यहां तक किसान की बातें चल रही है, अकाल के समय पूरा जिसमें छूट, किसान की बात चल रही है। आयात निर्यात कर, ये भी किसान से संबंधित है। बेगा, जंगली सुअर को मारने की अनुमति, सार्वजनिक निर्माणों के खरीद, क्योंकि भूमि तो किसकी आ रही है, किसानों की आ रही है, तो टूटेगी तो उसकी आरक्षित, उसको हर्जाना भी किसान को मिलना चाहिए। यहाँ तक ये चल रहा है। नेता भी ठीक है, यासीम खान, सैयद बिकनारा और मोहम्मद अली ये चला रहे हैं। और किसान, अब देखिए मेव किसान आंदोलन चल रहा है, इसका मेव किसान है वहां पे। किसान का मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो कौन होगा, हिंदू ही होगा। यहाँ पे मुस्लिम किसान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अब तक जो बात चल रही है वो मुस्लिम किसानों के फेवर में बात चल रही है। लेकिन जब ये दोनों आंदोलन में जुड़ेंगे, अंजुमन खादिम और इस्लाम और जमीयत तब्दील और इस्लाम, ये दोनों इसमें जुड़ेंगे तो ये आंदोलन सांप्रदायिक हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, उर्दू को बढ़ावा दिए जाने की मांग रखेंगे, मस्जिदों का सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और नौकरियों में मुसलमानों की नियुक्ति हो जाने। तो सामने समझ आ रही है किसानों की बात हो ही नहीं रही, किसान यहाँ पे नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में किसानों ने क्या किया, किशनगढ़ में जो नाजिम था और यहाँ पे क्यों आक्रमण करने का आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इनके फेवर बात कर रहे हैं, किसान के हमारी तो बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे किसान क्या कर देते हैं, नाजिम जो है उस पर आक्रमण कर लेते हैं। और रियासत का जो ये इतना घटनाक्रम हो गया, बड़ी बात हो गई है, अगर कहीं आक्रमण हो रहा है तो ये इनमें रियासत इसका जांच आयोग बैठाता है, जिसमें गिरनारपुर अली, गणेशी लाल और गुलशन सिंह। तो अब किसान तो पहले से फ्रस्ट्रेटेड है, एक इधर से ये परेशान कर रहे हैं, एक रियासत से हमारा पहले चल रहा है। तो यासीम खान कहता है कि आप क्या करो, इस रियासत को जो आयोग आया है उसका बहिष्कार कर दो। बहिष्कार कर दिया तो इसका मतलब तिजारा में दंगे बढ़ना स्वाभाविक है। तो 1933 में तिजारा में दंगे भड़क जाते हैं। तो अंग्रेज ये सोचते हैं कि अगर जयसिंह यहाँ रहा तो किसान हो सकता है इनको मार भी दे, क्योंकि ये सांप्रदायिक चल रहा है, ठीक है। और उधर छाजू सिंह ने पहले से एक कांड कर ही रखा है, तो इस जयसिंह को यहाँ से उठाओ और पेरिस भेज दो, ठीक है। तो ये सुरक्षित है। फिर यहाँ पे विशेष जांच अधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति कर देते हैं। तो ये पूरा जो था अपने अलवर किसान आंदोलन था, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा। चलिए, किसी को ब्रेक वगैरह पानी वानी नहीं लेना, ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को।